नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है फैलेसी। ये फैलेसी क्या होती है? दोस्तों, फैलेसी एक तरह का मिसकंसेप्शन है जो कि पैदा होता है इनकरेक्ट रीजनिंग से। जब भी हम किसी को इनकरेक्ट रीजनिंग देते हैं उसे हम फैलेसी कहते हैं। हम इनकरेक्ट रीजनिंग देते क्यों है? ताकि हम उससे बहस में जीत सकें। हिंदी में फैलेसी को कहते हैं तर्क दोष। अब चलिए मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बताऊंगा पॉलिटिकली हम किस तरह से इसको देखते हैं। पॉलिटिकल एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, आप उससे समझ सकते हैं कि किस किस तरह की फैलेसीज यूज़ होती हैं आज की डेट में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी फैलेसीज यूज़ करती हैं, एक एक करके समझते हैं। हालांकि फैलेसीज बहुत तरह की होती हैं, मोर देन 50 टाइप्स ऑफ फैलेसीज आर देयर। मैं आपको 4 से 5 फैलेसीज बताऊंगा जो अमूमन इस समय यूज़ करी जा रही हैं हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस के द्वारा। लेट्स सी। सो स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होती है? स्ट्रॉमैन फैलेसी, इसमें हम देखेंगे एक पर्सन ए है, वो कुछ क्लेम करता है। पर्सन बी उस क्लेम का डिस्टॉर्टेड वर्जन बोलता है और फिर उसी डिस्टॉर्टेड वर्जन पे वो अटैक करते हुए पर्सन ए को हरा देता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो बंदे बैठे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, बहस में। पर्सन ए बोलता है हमारी जीडीपी बुरी तरह से गिर चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ऊपर जा चुका है, करप्शन ऊपर जा चुका है और आपका पोल्यूशन ऊपर जा चुका है, आपका पॉवर्टी ऊपर जा चुका है। मिस्टर मोदी अपनी लीडरशिप को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। पर्सन बी उसी बहस में बैठा है, वो किस तरह से जवाब देता है। अब आप देखिए स्ट्रॉमैन फैलेसी वो कैसे यूज़ करता है। पर्सन बी बोलेगा, सो आप चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी आए या राहुल गांधी जी आए या मनमोहन सिंह जी आए? राहुल गांधी जिनको अभी सब इमेच्योर कहते हैं, सोनिया गांधी जो अभी इंडियन भी नहीं है, विदेशी महिला, और मनमोहन सिंह जी जो हमेशा मौन ही रहे। आप चाहते हैं कि इन लोगों में से कोई आए? कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में पूरा देश खा लिया है। आप चाहते हैं दोबारा से हम कांग्रेस को ही सत्ता में आने दें? और अगर ये नहीं है तो फिर कौन है? अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रॉमैन फैलेसी यूज हुई है। पर्सन ए का क्लेम क्या था? उसने कुछ खामियां गिनाई, ठीक है, जीडीपी की गिनाई, पॉवर्टी की गिनाई, पोल्यूशन की गिनाई, अनएम्प्लॉयमेंट की गिनाई, एंड उसने सिर्फ इतना क्लेम करा कि मोदी जी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, अपनी लीडरशिप को नहीं कर सकते जस्टिफाई। पर्सन बी ने तुरंत बात को पलटते हुए इस तरह से पेश करा, अपना तर्क इस तरह से पेश करा उन्होंने कि पर्सन ये सोचता ही रह गया, यस, इफ नॉट मोदी देन हु? दिस इज द स्ट्रॉमैन फैलेसी। सो हमारी नेक्स्ट फैलेसी है एड होमिनम फैलेसी। क्या होती है एड होमिनम फैलेसी? इस फैलेसी में पर्सन बी जो है पर्सन ए के ऊपर अटैक करता है। अब वो अटैक होता है उसके कैरेक्टर पे या उसकी पर्सनल ट्रेट्स पे, एंड इस अटैक को करते हुए वो पर्सन ए को हरा देता है। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब सपोज करिए पर्सन ए ने बोला, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारा काला धन आएगा जो कि बाहर बैंकों में जमा हो रखा है। इतना काला धन पड़ा है कि सबके अकाउंट में काफ़ी पैसा आ जाएगा। आज 6.5 साल हो गए हैं उस बात को, लेकिन वो काला धन आज भी नहीं दिख रहा है। कहाँ है वो काला धन? कहाँ गया वो मोदी जी का प्रॉमिस? पर्सन बी इस बात को किस तरीके से बोलेगा, मतलब उसको काउंटर कैसे करता है वो आप देखिए। एड होमिनम फैलेसी यहीं पे यूज होती है। पर्सन बी बोलता है, तो आप केवल सिर्फ पैसा ही देख रहे हैं, आपने नहीं देखा मोदी जी ने कितना अच्छा काम करा है आर्टिकल 370 में, राम मंदिर में, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करवाई है। आप देख रहे हैं इतना कुछ हो गया और आपको सिर्फ पड़ी है पैसा आने की। सच्चे देशभक्त होते तो आप पैसे के बारे में सोचते ही नहीं। आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, आप देशभक्त है ही नहीं, आप एंटी नेशनल हैं। बस अब ये सुनते ही क्या होता है, पर्सन ए के ऊपर
ये कुछ पर्सनली अटैक हो जाता है एंड देन वो पर्सनली अपने ही क्लेम से भटक जाता है एंड वो उससे बहस करने पे चालू हो जाएगा कि आपने मुझे एंटी नेशनल कैसे कह दिया। होना क्या चाहिए था, उसका पर्सन बी को पर्सन ए का जवाब देना चाहिए था यहाँ पे कि हाँ भाई उस प्रॉमिस का क्या हुआ, उन पैसों का क्या हुआ जो मोदी जी ने चुनाव से पहले कहे थे। तो आपने देखा कि पर्सन बी ने एड होमिनम फैलेसी यूज करते हुए किस तरीके से पर्सन ए को हरा दिया। सो द नेक्स्ट फैलेसी इज बैंड वैगन फैलेसी। ये बेस्ड होते एक अजम्पशन पे कि मेजॉरिटी का ओपिनियन हमेशा ही सही होता है और हर कोई इसे फॉलो कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदू खतरे में है, ये पिछले 4-5 साल से आप काफ़ी सुन रहे होंगे। आप चाहे व्हाट्सएप या फेसबुक कुछ भी देखते होंगे तो इसमें ये चीज़ का वर्णन जरूर होता है, हिंदू खतरे में है। अब क्या 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं थे? APJ अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति थे, तब हिंदू खतरे पे नहीं आया। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर्स होती हैं, तब तो खतरे में आया नहीं एंड अब खतरे में आ गया। तो ये एक तरह की फैलेसी है जो चलाई जा रही है कि हिंदू खतरे में है। मेजॉरिटी ये पार्टी जो है काफ़ी मेजॉरिटी से जीती है, तो इन्होंने ये जो प्रचलन कर दिया है इसका कि हिंदू खतरे में हैं, अब लोग इसको ना चाहते हुए भी मान रहे हैं। इस तरह से इसका प्रचार किया गया है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है, बट उनके पास दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप में यही सब आता रहता है, तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। दिस इज द बैंड वैगन फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी क्या कहती है? फॉर्मल फैलेसी, इट्स ऑल अबाउट ड्रॉइंग कंक्लूजन्स दैट डोंट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब हम कुछ ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो पहले जो हमने स्टेटमेंट सुने थे उनसे वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। स्टेटमेंट 1 वो क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 कहता है कि बीजेपी ने एयर स्ट्राइक करा पाकिस्तान पे। स्टेटमेंट 2 कहता है पिंटू डज नॉट सपोर्ट बीजेपी, वो बीजेपी को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो फॉर्मल फैलेसी के तहत कंक्लूजन क्या निकाला जाएगा? वो ये निकाला जाएगा पिंटू पैट्रियोटिक है ही नहीं। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 कहता है कि बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा सुलझा दिया है, वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। स्टेटमेंट 2 कहता है पिंटू बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है। कंक्लूजन क्या निकाला जाता है? पिंटू हिंदू नहीं है। यस, ये फॉर्मल फैलेसी है एंड ऐसा हम देख सकते हैं डिबेट्स में यूज़ होते हुए। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स काफ़ी यूज़ करते हैं फॉर्मल फैलेसी का। सो फ्रेंड्स, वी मूव ऑन टू द लास्ट फैलेसी ऑफ द शो, स्लिपरी स्लोप फैलेसी। ये आप एक तरह से समझ सकते हैं, आप किसी ऊंचाई पे हैं, बर्फ़ की ऊंचाई पे, बर्फ़ की चोटी में है, हल्का सा भी आपका पैर फिसलता है और आप कई मीटर नीचे आके गिर जाते हैं, क्योंकि वो स्लोप है और वो स्लोप काफ़ी स्लिपरी है। बस कुछ यही होता है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। चलिए मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। पर्सन ए कहता है बीजेपी की नाकामियों को देखते हुए मैं अब इसे अगले जनरल इलेक्शंस में अपना वोट नहीं दूंगा। पर्सन बी उसे काउंटर करता है, ओके, आप बीजेपी को नहीं दोगे तो फिर किसको दोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को अगर आप वोट देते हो तो कांग्रेस तो एक मुस्लिम पार्टी है, वो मुस्लिमों का साथ देती है और वो मुस्लिमों का साथ देगी तो ऑब्वियस सी बात है उनके राज में मुस्लिम्स काफ़ी फ्लरिश होंगे, फलेंगे फूलेंगे। और अगर मुस्लिम ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे तो वो मेजॉरिटी में आएंगे, और अगर वो मेजॉरिटी में आएंगे तो वो हिंदुओं को क्रश करेंगे, उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे। और वो दबाने की कोशिश में क्या करेंगे? वो उनके बच्चों को मारेंगे, हिंदुओं के बच्चे मारे जाएंगे, उनकी बीवियाँ और बहनें और लड़कियाँ अगवा कर दी जाएंगी। ऐसे क्या होगा? धीमे धीमे करते पूरे देश में मुस्लिमों का राज हो जाएगा और हिंदुस्तान हमारा एक मुस्लिम नेशन बन जाएगा। ये है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। इसका इस्तेमाल आप पॉलिटिकल डिबेट्स में देख सकते हैं, इवन आप नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, आप अपने घर में देख सकते हैं इसको।
अब मैं घर का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स। अब देखिए, बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे होमवर्क नहीं करना है। माँ कहती है होमवर्क नहीं करोगे तो क्लास में फर्स्ट कैसे आओगे। अब क्लास में फर्स्ट नहीं आओगे तो 12th एग्ज़ाम कैसे दोगे। 12th एग्ज़ाम नहीं दोगे तो फिर ग्रेजुएशन भी नहीं होगा तुम्हारा, एंड देन ग्रेजुएट नहीं होगे तो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं कर पाओगे, ना तुमको अच्छी नौकरी लगेगी, ना अच्छी नौकरी लगेगी, बीवी भी नहीं मिलेगी, एंड देन आपके पास ना घर होगा ना खाने को पैसा होगा, आप गरीब बन जाओगे। तो आप देख रहे हैं बात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे आके वो लास्ट में ख़त्म होती है। So this is the slippery slope fallacy. So friends, I hope you have enjoyed this video. I'll try to bring more and more videos like this. There will be lots of information, education, entertainment. So friends, if you have liked this video, please do subscribe my channel and also share this video to everyone. Thank you.